पढ़ाओ जो पीडीएफ है, बस पीडीएफ पढ़ लो, पूरा कर लोगे 140 रुपये का इनाम है फुल में, फुल के लिए। और फर्स्ट आओगे तो 40 रुपये का इनाम है, 8 पेन। सेकंड आने पे 4 पेन, थर्ड आने पे 3 पेन। लेकिन आप बहुत कम मार्क्स लाए थे, आपको कम से कम 95 की रेंज में होना चाहिए। हैं? सबके लिए सर पीडीएफ भेजिए। हैं? सर पीडीएफ भेजिएगा। पीडीएफ तो सब ग्रुप में लास्ट संजय का समय के करके देख लें। मतलब जो आपने क्लास में क्वेश्चन कराया वही कराओ। जो क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसी में से आएगा, उसी को तुम्हें से आएगा, अलग से कुछ नहीं। वो जब आप लास्ट फेज पे पहुंचते हो, 2 महीने लास्ट के पहुंचते हैं, तब फिर मैं उसमें अलग अलग पूछता हूँ। अभी तक तो 10 महीने आप ऐसे ही करें। अब मुझे तैयारी करानी होती है, थोड़ा हिंट देते हैं, थोड़ा बताते हैं। चलो कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग करते हैं एक्सप्लोरेशन की वो एक्सरसाइज पूरी। अब वो पूरी होने वाली है, मालूम है। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा है? इन्वेस्टिगेटिंग द एक्सप्लोरिंग। सर वो करा चुके हैं, मिक्सचर वाला कराएंगे। वो कौन सा है? सेकंड चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट पूरा कर लिया है, तो हम योहान के लिए अलग से अभी नहीं कराएंगे। जब थोड़े दिन आपका भी गैप हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो आप कहोगे सर फिर वही पूरा पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। मिक्सचर नहीं किया है तो वहाँ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सेपरेशन ऑफ मेथड बताओ। चलो ठीक है, अब आगे की बात देखो। एनी बडी इज देयर ऑनलाइन इन क्लास 9th में कोई है? नूपुर केसरी के नाम से। चलो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। ऊपर का ठीक है, कर लिया? ठीक है, देख लेना, बढ़िया वीडियो बनाना। चलो नाउ अब देखो, स्टाइल पे कम ध्यान दो अध्रे। और राइटिंग आपको बताइए, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, 9 को 4 लिखते हो। खुद केयर करोगे तो ही होगा, कोई बता सकता है बस। चलो इंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.8 किया था, कौन सा किया था? यही वाला किया था। तो 4.3 किया था। अब आगे देखो, नाउ दैट इज, हमने ये देख लिया था कि बस रुक जाती है, ठीक है। और फिर 4.3 तो हो ही गया, 4.4 भी हो गया क्या? 4.4 भी हो गया। प्लॉटिंग ग्राफ ये सब हो गए। 4.3 एक बार मैं 4.3 और करा देता हूँ। देखो इसमें कह रहा है कि 26 से चल रही है और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, 10 सेकंड में इतनी हो जाती है। फॉर सम टाइम बस मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ड्राइवर नोटिसेस ऑब्स्टेकल, और फिर उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई कर देता है और 5 सेकंड के बाद वो रुक जाता है। जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, क्या क्या कहा गया। एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। 4.3 शुरू में जो बस है वो किस स्पीड से चलती है? दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। और वो फिर उसके बाद रेस देता है बस वाला, और कितना कर लेता है? 54 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसके बाद चलता रहेगा थोड़ी देर उसी से, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। और फिर उसके बाद वो ब्रेक लगा देगा, और ब्रेक लगाने के बाद क्या वो स्टॉप हो जाता है? चेक करो, द बस कम्स टू स्टॉप इन इंटरवल टाइम। कितने इंटरवल में? 5 सेकंड में।
तो 5 सेकंड में वो इंटरवल में आ जाता है, और दैट इज 10 सेकंड में। 10 सेकंड में रेस है, और 5 सेकंड में ये यहाँ पर ब्रेक है, ये रेस है। रेस का मतलब एक्सीलरेशन, और दूसरा क्या है, दैट इज ब्रेक, ब्रेक। रिटार्डेशन। तो आपको अपनी कॉपी पे करना है केस 1 और केस 2 में एक्सीलरेशन निकालो, जो पहले 2 बच्चे होंगे उनको इनाम दिया जाएगा, दैट इज केस 2। दोनों का आंसर निकालो। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन बोथ केसेस। तो एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन आपको निकालना है। -3 मीटर पर सेकंड और एक है 0.5 सेकंड। 0.5 में इसका कितना आया? 0.5 0.5 सेकंड और उसका -3 तो -3 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इसकी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरा एक्सीलरेशन करो। जब पर लगा रहे हो तो ये माइनस मत लगाओ, ये डुप्लीकेट दिखाओ। 0.5 मीटर पर सेकंड। इसका फार्मूला कहाँ लिखा है? फार्मूला ही नहीं फिर हो लिखा। गया सर। तो इसका फॉर्मूला पहले मैंने बताना होता क्या है। लिखा? तो v माइनस u बाई टी, ये लिख रहा था इसका। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी, आप ये भी लिखना है। ये और कोई जल्दी कर रहे हैं। v माइनस u बाई टी। सर मेरा भी हो गया तुम्हारा तो आधा अधूरा है। सर, ठीक सर। दिखाओ। सर हो गया। फॉर्मूला भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे किया है। यस फॉर्मूला पहले डालना होता है। ये रिटार्डेशन, हाँ दिखाओ। रिटार्ड करने के लिए v माइनस u बाई टी भी लगेगा। अरे चलो अब आगे देखिए। नेक्स्ट इज, एक इनको दे दो। देखो, तो पहले केस में हमें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो दैट इज u कितना है? 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर पर आवर। आवर। दैट इज 36 into 1000 मीटर। बाय 10 मीटर पर सेकंड। 5/80 सही 10 मीटर पर सेकंड। दैट इज 5 by 18 10 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। और साथ में v कितना है? 54 15 मीटर पर सेकंड। दैट इज 54 into 1000 मीटर। 10 मीटर। और 3600 सेकंड, 2 जीरो से कट गया, ये 5 by 18 आ गया, ये 18 3 आ गया। 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। नाउ एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस u बाई टी। जी, तो इसमें वैल्यू रखो। v है इसकी 15 माइनस 10 बाय 10, 10। तो कितना हो जाएगा? 5/10 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 by 10 0.5 आप यूनिट के साथ बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है।
अब अगला देखो, यहाँ भी एक्सीलरेशन निकालो। पर इसका एक्सेलरेशन माइनस में आ तो जाएगा। यू कितना है? यू यहाँ देख लो 54 है, 54 कितना निकाला? 15 मीटर पर सेकंड। और v कितना है? माइनस नहीं, जीरो है, जीरो है। तो a कितना हो जाएगा? v माइनस बड़ी, v माइनस बड़ी। हाँ, ये 0 माइनस 15 बाय 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकंड सर नीचे स्क्वायर। 3 आ गया डिनोमिनेटर में। एक्सीलरेशन से किलोमीटर पर आवर में निकाल के उसके बाद वो कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर में एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक चीज सेकंड में होगी, एक आवर में, उसका कैसे मैं सर मतलब उसमें निकाल के किलोमीटर पर आवर में फिर उसको उससे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर सेकंड को आवर में कर दो। ऐसा नहीं कर सकते कि आधा आप सेकंड में लिखो फिर काट भी दोगे आप, एक आवर को 1 सेकंड से काट दोगे। सोचोगे इस बात को? मैं यहाँ लिखूं कि 10 आवर अपॉन 10 सेकंड, तो तुम तो फट से काट दोगे। फिर सोचोगे जरा सा। हाँ, तो उतना नहीं सोच पाता आदमी, हम लोग नहीं सोच पाते, आप कहाँ सोचो? सही है। और जबकि 10 घंटा बहुत होता है, तो इसलिए ऐसे नहीं किया जा सकता। अगला सवाल देखिए, 4.8 तक हो चुका है। Now let us move ahead. What does it mean by planar motion? अब हम लोग लीनियर मोशन खत्म कर चुके हैं and we are at motion in a plane. जरा देखो कि motion in a plane, अगर कोई मैन है, वो इस तरीके की जमीन पे चल रहा है, तो वो कहीं भी चले। तो अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन रोड, तो मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है, ये तो इसका अभी का कोऑर्डिनेट देखो और ये ऐसे से चलता है, तो क्या इसके एक्स और वाई एक्सिस से आप इसका यहाँ का यहाँ का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? क्या इसमें इसकी 2 डायमेंशन यूज हो रही है? क्या 2 डिफरेंस एक्सिस यूज हो रही है? सो दैट इज मैन वॉकिंग ऑन रोड इज एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। अगर फ्लाई जो एक होती है हाउस फ्लाई विच इज फ्लाइंग इन एयर, तो वो कैसा मोशन है? आप बताओ। करेक्ट, आप भी बताओ। उसने तो बता दिया, तुम क्यों नहीं बता पाए? दैट इज उसने बता दिया कि अगर एक हाउस फ्लाई घर में उड़ रही है तो उसकी जेड एक्सिस भी मूव कर रही है। उसने बता दिया कि मोशन इन स्पेस है, तुमको क्या दिक्कत होती है? वो कह रहा है कि यहाँ से उड़ के यहाँ गई, तो वो जेड को भी काउंट कर रहा है। आप देखे नहीं, वो 4 तक का पूरा जानता है। तो ध्यान से सुनो, जब दूसरा कोई बता रहा है कि ये एक हाउस फ्लाई यहाँ थी और उड़ के यहाँ आ गई, तो इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे मैंने वो बनाया था ना, वो पैरेललो पाइप जो एक्स्ट्रा बनता है इसमें डायग्राम, तो उसकी जेड भी बदली ना, तो इट इज मोशन इन स्पेस। अगर हाउस फ्लाई उड़ के गई वो, कि वो जमीन पे ही चलेगी, चींटी की तरह चलाओगे क्या उसको? तो ये मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन इज स्टडीड बाय 2 रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस, अगर मान लीजिए, ये ध्यान दीजिए हेमंत, अगर ये अर्थ ऐसे मूव कर रही है सन के चारों ओर, तो क्या उससे होकर एक प्लेन खींचा जा सकता है? ऐसे भी जा रही है, इधर ध्यान दो, अर्थ ऐसे मूव कर रही सन पे, तो क्या उससे होकर एक प्लेन जा सकता है? कि अर्थ ऐसे ऐसे जा रही है, प्लेन नहीं जा सकता। ऐसे में तो प्लेन जा सकता है, चाहे ऐसे चले तो भी एक प्लेन पे ही चल रही है। अर्थ ऐसे चले तो क्या ये प्लेन नहीं है? ये प्लेन पर ही चल, कैसे भी चले, इवन इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है तो भी वो प्लेन ही तो है। प्लेन लगेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 2 एक्सिस ऐसे ऐसे कर देनी है, एक खड़ी एक हाथ अपना हाथ। हम ही लोग तो ओरिजिन होते हैं, और फिर उस इलेक्ट्रॉन की सारा मूवमेंट नोटिस करो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और मान लो जैसे ही कहे कि मक्खी उड़ रही तो पैर भी इधर कर दो, जेड एक्सिस हो गई। समझ में आ गई बात क्या? नहीं तो 3 एक्सिस कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। सो ये चीज़ है, कहने का मतलब है कि एक सर्कुलर मोशन को आप मोशन इन स्पेस कहोगे कि मोशन इन प्लेन? ठीक है, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन। चाहे वो कहीं पर भी हो तो वो एक प्लेन से ही होकर जा रहा है। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन इन प्लेन is an example of
मोशन इन प्लेन, ये मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है, ठीक है। सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज चल रही है इस तरीके से, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे कोई चल रहा है, तुम्हारे घर के में एक सर्कुलर पाथ है आसपास और तुम उसमें चक्कर लगा रहे हो, तो आप सर्कुलर मोशन में हो कि नहीं? मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अधृत, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में चल रही है तो तुम मुझे ये बताओ कि वो कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही है? हर जगह पे डायरेक्शन चेंज कर रही है। ऐसा इसमें भी दिखाया गया। चेक करो कि डायरेक्शन तो चेंज करते ही जा रही है, चेंज करती चली जाएगी। ये देखो, अगर ऐसे स्क्वायर में आप 4 बार करते हो, हेक्सागन में लगभग 6 हमेशा बार ही change करते हो, होगी। लेकिन यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन में गए, फिर मुड़े, फिर मुड़े, फिर मुड़े। सो एट एवरी पॉइंट देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। दोनों बात समझाई? देखो, मुड़ना तो पड़ेगा ही, सीधे चले जाओगे तो सीधे। सो एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। आप मुझे बताइए, संस्कृति, अगर आपने एक बॉल फेंक दी और वो वहां से होके वैसे गिरी, तो क्या ये मोशन इन प्लेन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऐसे बॉल फेंकी और वो अर्थ के ग्रेविटी में ऐसे गिर गई, तो ये क्या मोशन इन प्लेन है? क्या उससे Plane in कोई motion प्लेन हो से रहा है। जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है कि बॉल ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए? ऐसे तो नहीं चली जाएगी, एक ही मोशन प्लेन में प्लेन जाएगी। ही लग रहा है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि दैट ए प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी ने फुटबॉल मारी है तो वो मोशन कैसा माना जाएगा? मोशन इन ए प्लेन। ऐसा होता है। अब जरा देखो, लेकिन जो स्पिनर्स होते हैं, फिरकी गेंदबाज, उनकी नहीं होती मोशन इन प्लेन। वो ऐसे डालते हैं फिर ऐसे चली जाए, ऐसे जाएगी। देखा नहीं है कि शेन लॉर्ड या इन सब की जो बॉल होती है वो सीधे नहीं जाएगी। आईपीएल में कौन सी टीम था? हाँ? आईपीएल में कौन सी टीम से बोल रहे मैं तो ऐसा कोई खास टीम नहीं जो अच्छा खेलती है उसी को सपोर्ट करते हैं, अच्छा खेल देखते हैं बस। सर वैसे मतलब एक तो ऐसे तो मैं चेन्नई को करता हूँ। ये देखो, यहाँ तक ठीक है। तो दैट इज इफ अ बॉल इज थ्रोन, इफ अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, तो क्या होगा बोलो? 9 to 10:30, सही है? 9 to 10:30 If a ball is thrown in air, in air, then it falls. इस पर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो नीचे की ओर आएगी। तो ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है? तो then it uses a projectile path। ऐसा पाथ है, जो चीज फेंकी जाती है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जो पाथ इसने यूज किया उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्ट करते हो, तुम फेंकते हो, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। और इस पाथ को क्या कहोगे? प्रोजेक्टाइल पाथ। It uses a projectile path, which is an example of motion in plane। तो वो किसका एग्जाम्पल है? Of motion in plane। जरा ध्यान दें कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन। और उसके चारों तरफ कौन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो ये मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक अट्रैक्शन होता है? हाँ, प्लस माइनस चार्ज है। अट्रैक्शन होगा। हाँ, और ये ऐसे जाना चाह रहा है,
क्योंकि कोई भी चीज में टेंडेंसी होती है, अगर किसी चीज को लुढ़का दिया जाए तो क्या अपने आप डायरेक्शन बदलेगी? कि फोर्स लगाओगे तब फोर्स डायरेक्शन लगाने पे डायरेक्शन बदलना चाहिए। अपने आप तो नहीं बदलेगी। मान लो फुटबॉल आपने मारी और मारी तो वो सीधे जाएगी, और फिर आप उसमें ऐसे ऐसे करो तो फिर इधर जाने लगेगी, फिर ऐसे करो तो इधर जाने लगेगी। मेरा कहने का मतलब है इफ यू अप्लाई फोर्स देन ओनली इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन फोर्स इज नीडेड टू बी अप्लाइड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो अब ये इधर जा रही थी और बोलो इस पर किसने फोर्स लगाया? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रोटॉन ने लगाया। किसने लगाया? प्रोटॉन तो न्यूट्रल होता है और अपोजिट चार्जेस के बीच में एक तरीके का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब कोई चीज सीधी जा रही है उस पर ऐसे ऐसे मैं फोर्स लगाऊं तो क्या वो अपनी डायरेक्शन बदल देगी? उसका नेट फोर्स वहाँ 45 डिग्री से उधर तो लगेगा, वो इधर आ जाएगी। हाँ, यानी और वो टेढ़ा हो जाना जाएगा। और कहीं चाहती, वो तो सीधा जाना चाह रही थी, तो उसका नेट फोर्स बदल के थोड़ा इधर हो नेट जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर तो इधर हो चली जाएगा। जाएगी। अब मान लो वो नेट फोर्स इसके बाद बदलते फिर रहे। इधर जाना चाह रही है, हाँ, क्योंकि उसका जो इनर्शिया है हाँ। वो कहेगा सीधे जाओ जब तक फोर्स होने के, लेकिन इसको ये छोड़ेगा नहीं प्रोटॉन, और फिर अपनी ओर खींचेगा। फिर इसका नेट फोर्स लगेगा, फिर घूम जाएगा। ये फोर्स लगेगा और ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड तो रहेगी स्पीड लेकिन इधर से। फोर्स, ये फोर्स है, ये चीज क्या है? बार बार इस पे फोर्स लगेगा और ये फिर से इधर आ फिर से जाएगी। इसका नेट फोर्स कौन इसको अंदर की ओर खींच रहा है बताओ? प्रोटॉन खींच रहा है प्रोटॉन इसको। खींच रहा है। अगर ये यहाँ आ जाए, हम्म, ये जाना इधर चाहती है लेकिन सेंटर क्या इसको खींच रहा है, हम्म। तो इस पर एक फोर्स है। फिर से नेट फोर्स बदलेगा, फिर अब ये फिर टेढ़ी से होकर निकल जाएगी। ये है, ये फोर्स है। बोलो बात समझ आ रही है? हाँ, मुझे तुमसे सिर्फ इतना पूछना है तेजस कि मान लो प्रत्युष साइकिल से जा रहा है और तुम पीछे से धक्का देने लग गए, फोर्स लगाने लगे, तो क्या प्रत्युष की साइकिल एक्सेलरेट हो जाएगी? फोर्स दे और रहे हो, धक्का फिर देते स्पीड ही में भी अगर चेंज छोड़ जाती ले रहे है। हो तो क्या उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा? एक्सेलरेशन बढ़ता है। भाई आप, और एक ऐसा है कि जैसे Force apply कर देंगे तो प्रत्युष acceleration साइकिल से बढ़ जा जाना रहा चाहिए, हाँ। और पीछे से और तुम धक्का देने लग जाओ, सो दैट इज उसकी साइकिल फास्ट हो जाएगी। हाँ। So that means acceleration always acts in the direction of applied Applied force. force. तो इन सभी केसेस में मुझे बताओ कि जो इस तरीके का मोशन होता है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by uniform circular motion? बताओ। स्पीड से होती है लेकिन इसका मोशन सर्कुलर में होता है। Yes, if object moves in a circular path सर्कुलर पाथ with विद a कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बोलो, Speed. क्योंकि हर समय में इसकी ये बदल डायरेक्शन रहा है। चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो constant वन नहीं डायरेक्शन रह में होती सकती। है। हाँ, तो स्पीड है। ठीक है, with constant With speed, then constant such speed. motion is called uniform Uniform circular circular motion. motion. ठीक है, in such motion, In such motion, force is always acting towards center, Center. and such force is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी अभिकेंद्रीय बल, उस बल को क्या कहोगे? सर फिर से बताएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, that is if on an object force always acts towards मतलब जो center. फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ, जरा ये ध्यान दो, मान लो ये सन है और सन के चारों ओर ये अर्थ बहुत दूर से घूम के आ रही थी, लेकिन ये आ गई सन के चपेटे में, सन की ग्रेविटी ज्यादा तो होती है। सन ने कहा अरे कहाँ जाती हो, आओ मेरी तरफ। सन ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिसका नेट फोर्स तो इधर उधर ऐसे फिर में हो जब जाएगा। सन ने अपना फोर्स लगाया जबकि इसकी वेलोसिटी इधर थी, हाँ, तो इसको बुलाया ठक। इसका नेट फोर्स ये ऐसे इधर हो जाएगा, चली फिर गई। घूम जाएगा, फिर घूम भाई जाएगा, अगर घूमते कोई रहेगा। सीधे जा रहा है तुम फुटबॉल को ऐसे मार दो तो उधर नहीं चली जाएगी, तो ये ऐसे घूम के चला जाएगा। इसी तरीके से ये इधर चली गई, हाँ, तो सन ने कहा अरे वहाँ कहाँ जाती हो, आओ मेरी तरफ। तो फिर ये फिर इधर आ फिर गई, उधर आ जाएगा। लेकिन ये अभी आगे जाने भी ना पाई थी। इस सन ने कहा अरे उधर कहाँ चली जा रही हो, आओ फिर आ मेरी जाए। तरफ। तो इस तरीके से इसने कैसा पाथ फॉलो कर लिया? सर्कुलर बोलो पाथ। बात समझ में आ गया? ठीक है, दैट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। फोर्स हमेशा किधर एक्ट करता है? सेंटर की तरफ। टुवर्ड्स सेंटर, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत अच्छा, उसने सबसे पहले सेंट्रीपिटल वही उसने भी बोला, वो सबसे तेज लड़का है क्लास का। दैट इज दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल Centripetal फोर्स force. या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्रीय बल। Do you know that where the whatever is the direction of force, that is the direction of acceleration? जिधर फोर्स होगा, अभी तुमने धक्का दिया था कि नहीं इसकी साइकिल को? जिस डायरेक्शन में धक्का देंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बढ़ते एक्सीलरेट ही होती चली जाएगी। जाएगी।
तो इसका मतलब है इन दिस केस इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है. हाँ. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration is always directed towards center and this is called सेंट्रीपिटल फोर्स. बोलो. सर यूनिफॉर्म करेक्ट. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय त्वरण. और एक अभिकेंद्रीय बल है. जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेट करके भाग रहा हो, डिवाइस एंड एक्सपेरिमेंट जो सेंटर की तरफ जिससे एक्सीलरेट कर रहा हो, तो ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ 3 डब्बे लो उसमें ब्रेड रखो अलग अलग. सही. चलो अब कुछ चीजें लिखें. व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जहां हम लोग फंसेंगे प्रत्युष से पूछेंगे सर्कुलर मोशन. चलो. If object If object moves with constant speed, on a circular path, object moves with constant speed. speed on a circular path, In circular path, such motion is called uniform circular motion. uniform circular motion. प्रत्युष यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कब चेंज होती है? सेंटर की तरफ बल लगाने पर. Yes, in uniform circular motion direction changes every moment. हर पल चेंज हो रही है. हाँ, चेंज तो होती रहती है हमेशा, है ना? चेंज होती रहती ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक ये गया फिर सीधा चला गया. नहीं, इतना नहीं. है, फिर से बदल जाएगा. बदलना ही पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कर सकता ना. So in uniform circular motion speed remains constant, Constant. but direction But changes every every moment. moment. और डायरेक्शन चेंज हो गई, hence velocity changes. Velocity change. क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है. मतलब वो स्पीड हम करेंगे. स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी बदल रही है. वेलोसिटी बदल गई. In uniform circular motion, speed remains constant. Speed वही रही, but direction changes every moment. हर पल डायरेक्शन चेंज होती रहती है. सही है. Now direction changes every moment, so its velocity also changes. So its velocity also changes. So its velocity ठीक है. What does it mean by centripetal force? प्रत्युष. The force towards the center, the attractive force towards the center is known as centripetal force. To maintain an object in uniform circular motion, a force which is always directed towards center is required. A force which is always directed towards center is required, and that force is called. Centripetal force. सही है. In to maintain ऐसे लिखो. To maintain an object. संस्कृत सेंटेंस पूरा करो. And circle. Maintaining हाँ. object, In uniform circular motion. a force acts on the center of the circle. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, जैसे यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच लग रहा है, या फिर जैसे सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज एक ग्रेविटेशनल, उसे Fg कहोगे.
क्या कहोगे? FG ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नाम है? FG इधर है, सही है। तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ए फोर्स, ठीक है, विच इज ऑलवेज सेंटर सीकिंग या विच इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर इज रिक्वायर्ड। Is required. This force is called centrifugal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा मुझे बताओ कि प्रत्युष अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है अर्थ की, तो क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन है? करेक्ट, अद्रत ने बताया, उससे सीखो। उसने तुरंत मना कर दिया, बोला यूनिफॉर्म मोशन का है, हर पल तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो दिमाग लगा के बोल रहा है। सर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर देखो दो, इसने बता दिया कि दोनों में फर्क है। यूनिफॉर्म मोशन में चीज एक ही डायरेक्शन में एक ही जाती है डायरेक्शन में एक ही और स्पीड से इसमें चलती है। हर पल बदल रही है। वो पकड़ ले गया लाल टी शर्ट वाला, उसको चीजें समझ में आ रही हैं, वो तो समझ में आया कि नहीं? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, यहाँ डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, चलो आगे की बात करो। अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ, वो यूनिफॉर्म मोशन है हेमंत कि इलेक्ट्रॉन का मोशन प्रोटॉन के चारों ओर, वो यूनिफॉर्म। बहुत अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन ये भी है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स लगेगा तो कहाँ से यूनिफॉर्म मोशन होगी? वो अपना प्रभाव तो वो डालेगा, हमेशा फोर्स लगाता ही यस रहेगा। इट विल इम्पार्ट इट्स इफेक्ट। तो लिखो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन motion is not example of यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ एक चीज अगर तुमसे पूछी जा रही है, अगर मान लीजिए ये अर्थ v स्पीड से चल रही है और इसकी सन से डिस्टेंस r है, ठीक है, v स्पीड से चल रही है, तो ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी? योहान बताना नहीं, इन्हीं लोगों को बताना। हाँ धृत, मतलब टाइम कितना लेगी? इफ अर्थ इज मूविंग विद v स्पीड, ठीक है, अराउंड सन इन ए रेडियस आर, अगली लाइन में है लेकिन मैं उसमें दिखाऊंगा नहीं, हैं? करेक्ट, ये इन्होंने बता दिया कि 2πr/v, ये कितना अच्छा बता रहे। चलो अभी कैसे किया योहान ने वो हम देख। क्वेश्चन क्या दिया बोलो? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, किससे मूव कर रहा है? विद v स्पीड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, find the time taken by it, find the time taken by it to complete one round। इसको इसकी पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, बार बार वो वहीं आएगा तो उसका पीरियोडिक मूवमेंट नहीं हो गया। तो मुझे बताओ कि स्पीड का क्या फार्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम ही पूछा गया है। स्पीड की जगह क्या रखोगे? डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? एक चक्कर अगर लगा रहे, छोटा s, बोलो। आओ बहुत अच्छा, 2πr 2πr सर्कमफरेंस, ठीक है, क्योंकि सर्कमफरेंस ही डिस्टेंस उसे कवर करनी है।
लेकिन कितने टाइम पे कवर करेगी? टी। टी टाइम में। अगर टी उधर ले जाओगे और भी नीचे आ सकता है क्या? हाँ, Dubai RYV. तो इसलिए टी कितना हो जाएगा? R by V। तो t is equals to 2 pi r by v. This is time taken to complete one round in uniform circular motion. जरा इस चीज को इसमें भी देखो। ये डिराइव किया है? डिराइव क्या है, बस ऐसे याद रखना है। इसमें तुम क्या डिराइव कर लो, ये देखो, वो समझ में आई बात एवरेज नहीं? वेलोसिटी है ये। हैं? एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो एक चक्कर 2 पाई आर हुआ, और फिर v नीचे रख दो तो t इधर नहीं आ जाएगा। है तो बहुत आसान चीज, बस तुमने सरकमफ्रेंस रख दिया डिस्टेंस की जगह, है कुछ भी बदला। समझ गया, मतलब ये टी जाके उसमें मल्टीप्लाई हो मतलब जाएगा V is तो equal टी भी to हो जाएगा और SY ये नीचे आ जाएगा। लेकिन s की जगह s तो तुम लोग बोल ही रहते, एस तो उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। डिस्टेंस तो 2 पाई आर हो ही गई। डिस्टेंस अगला इसकी सवाल सरकमफ्रेंस देखिए। 2 पाई आर होती है। तेजस हाँ? नाउ जबकि आप जान चुके हैं तो देखिए, ये ऐसा मूवमेंट हो, ए मार्बल मूविंग इनसाइड रिंग, अगर तुम रिंग हटा दो तो क्या होगा बताओ? मार्बल एक ही डायरेक्शन में फिर निकल जाएगा आगे। चेक करें इस चीज को। रिंग हटाती, जैसे रिंग हटाएंगे एक रिंग डायरेक्शन में अगर कहीं भाग आपने के निकल हटा दी जाएगा। तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा, एक ही डायरेक्शन में कहीं भाग है जाएगा। ना, फिर तो नहीं मूव करेगा। नहीं, यही चीज है, इस चीज को देख लें। A marble moving inside ring. मैंने ऐसा देखा था। ऐसा भाग गया। ठीक है, बता करके दिखाएंगे इसमें हुआ था। हाँ, चलो, ये इस तरीके से अगर हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको तेजी से घुमाते जाओ तो फिर क्या होगा? फिर बाद में जैसे साइड से ही हटा आप देंगे, हटा किसी एक दोगे, डायरेक्शन में वो हट जाएगा, चला जाएगा एक ही डायरेक्शन में। वो अपना चला जाएगा। इसमें दिखाया जा सकता है, मूविंग ही नहीं सकता। ये देखो, तो अगर इसको मैं ऐसे चला रहा हूँ, थोड़ा सा उसको हिलाना पड़ेगा, हिलाते रहो, अदरवाइज अपने आप तो नहीं मूव करेगा। तो इसके ऊपर बाहर से एक रिएक्शन लग रही है, अंदर इसे भेज रही है, प्रेशर तो पड़ ही रहा ना रिंग पर या वॉल पर। तो ऐसे में मान लीजिए इसको घुमा दिया गया है, देखो अभी यहाँ से देखो, ये देखो, आपने देखा क्या हुआ? एक जगह छेद बना दिया इसने, देखो फिर से देखो, तो वो जहां से छेद था वहां से बाहर निकल के सीधा निकल गया कि नहीं निकल गया? तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे, जिस समय सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ देगा, अर्थ सीधे निकल जाएगा। इवन यू आर रोटेटिंग ए स्टोन, ठीक है, बाय टाइंग इन ऑन ए थ्रेड, दिस इज आल्सो अ केस ऑफ दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, उस पर टेंशन लगेगी, उस पर हर बार थ्रेड टेंशन लगाएगा। चलो अगला देखो, स्टोन को घुमाना भी वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसमें भी जो टेंशन अंदर की ओर आ रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मार्बल का क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। नाउ सी, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट? चीजें देखो, चलो टेंजेंट से तुम क्या समझते हो किसी सर्कल में? टेंजेंट, तीन चीजें बताओ। टेंजेंट से क्या समझते हो, सीकेंट से क्या समझते हो, कोसीकेंट से? जवान बताना नहीं चाहिए, इन्हीं लोगों को बताएं। ट्रायंगल का टेंजेंट तो पता नहीं, सर्कल का टेंजेंट का आप बोलो, सर पता नहीं। व्हाट इज टेंजेंट? ये देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है और सर्कल में उसकी यहाँ पर सरकमफ्रेंस किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ तुमने क्या कर लिया, तो वो टेंजेंट कहलाएगा। मान लीजिए जैसे ये देखो, एक सर्कल है और एक ये ऐसा, तो ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी?
टेंजेंट टेंजेंट है। और ये क्या कहलाएगी? सीकेंट। सेकेंड और ये क्या कहलाएगी? कोसिकेंट। कोसिकेंट जो बाहर है टेंजेंट के पैरेलल है वो कोसिकेंट है। कोसिकेंट तो यहाँ बुक में टेंजेंट का आप तीनों चीजें सीख लो और अंदर से कोई लाइन पास हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? सीकेंट। है भी अगले चैप्टर में, लेकिन पहले से बता दें। काम क्या होता है? इन सभी का काम आगे चल के आएगा। टेंजेंट का तो काम अभी बता दे रहे हैं क्योंकि टेंजेंट का यूज है। देखो ये टेंजेंट है, तो लाइन टेंजेंट है तो पॉइंट टेंजेंट। दैट इज पूरा टेंजेंट है। टेंजेंट इज व्हाट व्हिच टचेस सर्कल एट ए पॉइंट and it is perpendicular to the point of line joining the point of contact to center, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ ये टच कर रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो 90 डिग्री बना दूसरे घर। हाँ, 90 ये 90 डिग्री पर ये 90 डिग्री बनेगा। कभी तुमने इस बात को ध्यान दिया है कि तुम्हारी साइकिल जो भी होती है तो वो जमीन में एक ही तरफ टच करती है, वो टेंजेंट है। और इस बात पे भी ध्यान दिया है कि जो तुम्हारे अलग अलग स्पाइक्स हैं वो अपनी इस सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। कि इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कभी आपने। ये सारे स्पाइक्स आपस में क्या होते हैं बोलो? किसी भी पॉइंट पे देखोगे जहाँ स्पाइक है वहाँ एक अलग से रूलर रख लो तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज इस रेडियस को क्या कहते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको मिलाता है? नॉर्मल। सर अगर हमारी साइकिल रोड पे चल रही है तो रोड टेंजेंट हुआ। रोड टेंजेंट है। और हमारी साइकिल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे अगर कोई स्पाइक आ रहा है, मान लो बाई चांस वो स्पाइक ही वहीं पर ही कोइंसाइड कर गया तो वो नॉर्मल कहलाएगा। रेडियस ना कहला के इसको क्या लाइन है वो नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल। ये जो रेडियस है The radius which touches the point of contact is called normal. ठीक है, that is सबसे पहले लिखो what is tangent? Adrit, that is a line which touches the circle at one point is called a tangent. It is perpendicular to normal. समझ में आ गया? A line which touches circle at one point is called tangent. Tangent को स्पर्शज्या कहते हैं। ठीक है, it is perpendicular to normal. To normal. What is point of contact? Point of contact क्या होता है? जहाँ पे लाइन और सर्कल मीट करते हैं। Yes, Point the where- point at which tangent touches the circle. ये infinity पे जा रहा है, ये लाइन है। इन्फिनिटी चलती ही रहेगी। हाँ, touches at which tangent touches the circle is called, बोलो सेंटेंस पूरा करो तो। So the point at which tangent touches the circle is called the point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फिर नॉर्मल डिफाइन करिए अगर Sir, The line perpendicular to the Tangent. लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द joining the point of Point of contact to contact. center। लाइन नहीं लिखनी है, लाइन सेगमेंट। joining, ठीक है, किसको ज्वाइन करे बताओ? लाइन सेगमेंट joining the point of contact to center of circle. Center of circle is called normal. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? What does it mean by secant? Secant बताओ। So when a line passes through the circle. When a line cuts the circle at 2 points, then it is called secant.
What do you mean by cosecant? When the line does not pass through or cut the circle. ठीक है, do not cut it has no point common with circle. ये भी कह सकते हो it lies outside the circle and have no point common with circle. सीधी सी बात. तो इसको क्या कहेंगे? सब चीज नोट करो. cosecant ये थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे में आने वाला है. That is secant. तुम छूटते ही बात करने लगते हो उसको कितना कब से नहीं आ पाया, एक हफ्ते से टॉपर नहीं आ पा रहा. अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, उसका वो टॉपर है नेचुरल, आ नहीं पा रहा. ये देखो सेकेंड डिफाइन करो. Sir, when a line is inside a circle and cuts into 2 points, it is called secant. Yes, the line which cuts Line which cuts the circle at 2 points is called secant. cuts the circle at 2 points. cosecant बताओ अदरे. Sir, when a line does not, when a line is outside the circle and do not have any common point to. बिल्कुल सही. A line which is outside circle, which passes, yeah, which has no common point. With circle. इसको cosecant कहेंगे. अब आगे की बात देखो. If as soon as the force ceases to act on, ठीक है, object, it moves in tangential path. मान लो तुमने फोर्स हटा लिया, तुम एक धागा घुमा रहे हो, धागे में इधर देखो संस्कृति, पत्थर घुमा रही हो, धागे को ब्लेड से कट कर दो तो क्या होगा? वो किसी एक डायरेक्शन में उड़ वो जो जाएगा. आखिरी बिंदु है जिस समय तुमने कट किया था, बस वो वही पाथ फॉलो कर ले. क्योंकि यू फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सीजेस टू एक्ट, उस पर लगना वो बंद कर गया. तो ऐसे में क्या होगा? अभी आपने देखा नहीं था उस केस में, वो होल से निकल गई थी मार्बल, किसी एक डायरेक्शन में चलती चली जाएगी. तो इसीलिए आपको टेंजेंट सिखाया जा रहा है. कि टेंजेंट का क्या मतलब है? दैट इज कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके के पाथ में जब सर्कुलर मोशन है और अगर आप प्रॉपर उसको अंदर की ओर गाड़ी को नहीं झुकाते हैं तो अल्टीमेटली इसी पाथ से ये नीचे गिर जाए. तो उसे सर्कुलर पाथ में आना है. सर्कुलर घूमना तो सेंटीमीटर लग जाएगा. कभी तुमने देखा है कि जब बाइक तुम पार्क के चारों तरफ घुमाते हो या किसी टर्निंग पे तो अंदर झुका लेते हो, वो उसको नेसेसरी फोर्स देता है. उसकी वजह से अगर सीधी चलाओगे तो स्किड कर जाएगी. जो जितना फास्ट होता है, इवन जो बहुत तेज रेस में, जो F1 रेस में बाइकर्स होते हैं, वो बिल्कुल झुका ही लेते हैं गाड़ी, काफी नीचे तक झुका देते हैं, है ना. वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स पाने के लिए ऐसा करते होंगे. और अगर यहाँ पर ठीक तरीके से स्लोप ना बनाया जाए, कुछ भी गलती हो जाए तो वो नीचे गिर जाता है. जो जरूरी फोर्स है ये, क्योंकि आधा मतलब सर्कुलर इंजीनियरिंग भी खराब हो गई तो भी गाड़ी जाएगी. ये सेमी सर्कल तो है ही है, तो नहीं होगा. तो ऐसा वीडियो में दिखाया गया, बहुत सारे खतरनाक वीडियो कि दैट इज माउंटेनियस एंड गिरती हुई गाड़ी, यूट्यूब में है. चलो अब अगला देखो. दैट इज नेक्स्ट. अब हम लोग आते हैं पहले सवाल पे. चलो किसी के पास बुक है तो देख लो, पहला सवाल देखो, वरना हम दे देंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्सप्लोरेशन. ये लो, खोल लो पेज. My father went to saw. So exercises पे आइए. तीसरा चैप्टर है ना. पेज नंबर कौन सा पेज है बता देंगे. Page number 68. 68 निकाल. My father went to saw from home, which is located at a distance 250 meters. On reaching, he discovered that he forgot to carry the cloth bag. फिर वो घर आए और फिर दुकान पे गए, bought provisions and came back. How much was the total distance covered by him? What was his displacement? तो zero. Displacement zero. 200. I mean. ये होम है. 250
और ये शॉप है, 100 मीटर ये तरीके की शॉप है। तो अब ये देखो वो यहाँ गए और ये वापस आए, पहले गए मतलब घर से गए और वापस घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो अब जाएगा। क्या वापस सर जाके एक और फिर बार कर, फिर वापस है। वापस फिर भी आए क्या? हाँ सर। सर वहाँ पे नहीं, थोड़ी वापस रही- वापस आए, फिर वो मार्केट गए, फिर वो वापस खरीद कर आए। शॉप में फिर वो थोड़ी बैग भूल गया तुझे। पहले बैग लेने आए फिर सामान लेके आए, सर शॉप में थोड़ी ना शॉप में गए। शॉप नहीं गए। नहीं सर आप कह रहे हो ना कि वापस नहीं आए मतलब पहले वो गए फिर बैग भूल गए तो जहाँ से लौटे। गए थे वहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। तो अब ये बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 1 किलोमीटर यस 250 मीटर, सो दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर वन सही है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, It is 1 2 3 4 कम से कम 4 It is 4 बार ये 1000 लाइन है, meter. 4 बार ये सीधा गया। 1000 मीटर 1 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? Zero. घर से गए थे घर आ गए। जीरो। So as initial point coincides with इसके साथ coincide हो गया with final point. So displacement is 0. Displacement 0 है। अगला सवाल देखो। A student runs from the ground floor to the 4th floor of a school building, collects the book and then comes down to their classroom on the 2nd floor. ये 4 फ्लोर हैं। ये देखो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4th फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर है। This is 1st floor, 2nd floor और 3rd 4th, लेकिन वो कहाँ तक गया है? और 5th फ्लोर, 4th फ्लोर। हैप्पी आवर्स में कितने फ्लोर्स हैं? सही है। ये यहाँ गया देखो, ऐसे ऐसे चलते हुए गया स्टूडेंट, फिर उसके बाद इधर गया, फिर इधर गया और इधर गया और इधर गया और लड़के से बोला कि जो मुझे बुक दी थी वो वापस कर, क्योंकि आज मेरी टीचर मेरा होमवर्क चेक करेगी। तो ये अब ये दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब सीढ़ी चढ़ के 4th फ्लोर तक जाएगा। 4th फ्लोर तक जाने के बाद वो कहाँ वापस आएगा? तो पहले ग्राउंड फ्लोर से जाएगा फिर डिस्टेंस 80 मीटर और फिर वो वापस आएगा कहाँ पे? 2nd फ्लोर पे आने के लिए इतना आना पड़ेगा, फिर क्योंकि यहाँ आएगा, यही फ्लोर है, जमीन पे ही तो उसका कमरा होगा। यस। सही है। सर 24 मीटर चलिए अच्छा नहीं ये मुझे बताओ, if the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled. सर बेस नहीं दे सर रखा 20 हाँ? सर बेस नहीं दे रखा बेस सर पाइथागोरस थ्योरम लगाए कुछ नहीं करानी है, तो वर्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर पूछा उसमें गया। डिस्टेंस 80 पाइथागोरस मीटर नहीं होगा। लगेगा इसमें। कुछ नहीं लगेगा। ये देखो ये कितना है? ये 3 मीटर है। एक फ्लोर ये 3 मीटर होता है। कितना 3 मीटर? देखो तुमको ये मीटर स्केल दिखाया था कि नहीं? तो 3 बार रखोगे ये पूरी हाइट कवर हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि वो पहले ऊपर गया और फिर लौटा, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी? 80 मीटर 3 3 3 3 3, 21 तो दैट इज 3 5 सा 15। यस। और फिर उसके बाद 1 2 3 45। 15 प्लस 9 कितना होता है? सर वो तो 4th फ्लोर पे 34 पहले से ही था ना हम्म? सर 4th फ्लोर पे वही अगर तो पहले से सर, था तो fourth floor 3rd पे फ्लोर पे पहले से आएगा था। A student ground floor to 4th floor of school, पहली लाइन पढ़ो। Students run from ground floor to 4th floor, तो 4th फ्लोर पे जाएगा तो 4th फ्लोर में ऊपर अब नहीं चढ़ेगा, हाँ तो वही तो यहीं तक जाएगा बस। 4th फ्लोर में यहाँ आ गया, बस यहीं पे टहलेगा। मतलब 4th फ्लोर इसका आखिरी है, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे वो खड़ा हो सर गया, 18 मीटर है सर 18 मीटर तो अब यहीं से लौट गया, तो 4 फ्लोर में कितना हुआ बताओ? 12 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18, तो 5 लेंथ हुई। और क्या पूछ रहा है वो? फिर 6 डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर 6 होगा। मीटर द डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ग्राउंड से हो गया तो 6 मीटर। सही है। देखो नाउ
total distance travel. It is upward distance or plus downward distance. So that is 12 meter. ये 18 मीटर हो गया। और ये अगर A से B डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 6 Yes. इट इज इक्वल टू ए बी, इट इज डिस्प्लेसमेंट ए बी है, इट इज 6 मीटर। अगला सवाल देखिए, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया। A girl is riding her scooter and finds its speedometer is reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerated? And if so, how? So, No, riding her scooter and find that is speedometer reading, तो क्या उसकी जो बाइक है वो एक्सीलरेट कर सकती है? no sir. वो तो यस बोल रहा है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक्सेलरेट क्यों नहीं कर करेक्ट, ये देखो ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो चलने लगे तो फोर्स इनवर्ड होगा, और जिधर फोर्स होगा, तेजस ने बताया था, मान लो ये प्रत्युष की बाइक को या साइकिल को धक्का देने लगे एक ही डायरेक्शन तो किसी फोर्स एक ही जहाँ direction में एक्सीलरेशन होगा, हम्म, एक्सीलरेशन यानी इनवर्ड एक्सीलरेशन होगा। हम्म। सही है कि नहीं? अगर वो स्कूटी से चल रही है, स्पीड कांस्टेंट रखना चाहती है, स्पीडोमीटर नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन होगा अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चले। फोर्स अंदर है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या होता है बताओ? F is equals to ma। ma मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स न्यूटन में होता है, एक्सीलरेशन तो तुम जान ही गए हो। ये अगला चैप्टर है, देखने से पता चल जाएगा, लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूँ। इफ फोर्स इज देयर देन एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी देयर, और मास सर्कुलर मोशन में कैसे हो रहा है? सर्कुलर मोशन में जरा अब हम देखें, दैट इज, ये देखो, इसका डिडक्शन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा। नहीं सर, मतलब अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें सर अगर ये देखो, acceleration- फिर से समझ लो आप, इसका डिडक्शन 12th में है, अब अभी से आपको बहुत कुछ नहीं बताएंगे। कोई चीज v जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट चल का रही है मास है और जितने और एक्सेलरेशन ये उस इसका पर अप्लाई हो रेडियस क्या रही है, है आप और तो सेंटर की और इस चीज का मास कितना है? 2 किलो की चीज होगी, तो इसमें इसको इस पाथ पे घुमाए रखने के लिए नेसेसरी फोर्स कितना चाहिए? अलग अलग फोर्स, सन अलग अलग प्लैनेट सन के चारों तरफ अलग अलग रेडियस में क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनके मासेज अलग अलग हैं, और नियरली जिनके मासेज एक जैसे हैं, जैसे मार्स हो गया, अर्थ हो गया, वो एक जगह ही घूमते हैं, थोड़े बहुत ही अंतर पर घूमते हैं, और जिनका ज़्यादा अलग अलग टाइप है वो अलग अलग घूमते हैं। तो इस अगर सेम होता तो सेम होता तो एक ही ऑर्बिट में घूमते, जैसे कि एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया? mv²/r, और इस पर लगने वाला जो एक्सीलरेशन, इसे fc कहेंगे, और ये रेडियस r है, और ये जो एक्सीलरेशन तुम्हें ये मालूम है कि f इज इक्वल टू ma होता है, तो f की जगह तुम क्या लिख दोगे? mv²/r, ma के तो m बराबर से m कट गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आ गया? v² बराबर r कभी पूछे कि उस पर एक्सीलरेशन काम कर रहा है अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन पे है? तो सर मैं ऐसे तो मतलब अगर सर्कुलर मोशन है तो हर बार होगा acceleration? सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर उस पर एक एक्सीलरेशन लग रहा है। अगर डायरेक्शन, हमें बताना, देखो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो एक्सीलरेट हो रहा है, डायरेक्शन वो नहीं तो लीनियर ना चला जाता। तो इट इज एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज तो चेंज इन मतलब वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कोई भी चेंज इन टाइम वेलोसिटी को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। सो दैट इज इफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा। अभी तुमको बताया भी नहीं कि इस अगर डायरेक्शन बदल रही तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। फिर हम वेक्टर पे चले जाएंगे, उसको हमें आपको 10th में बताना सर पड़ेगा। ये भी लिखना है क्या जो आपने लिखा है? ये मैंने जस्ट एक जानकारी के लिए बता दिया, इसका कुछ काम नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर एग्जिस्ट्स ऑलवेज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर, ये तो तुम जान ही लो।
सो देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सिस फोर्स। सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है फिर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके का स्यूडो फोर्स है, झूठा फोर्स है, दैट यू आल्सो विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यानी अगर आप मान लो एक घुमा दो, ये कोई फोर्स नहीं है। जैसे मान लो तुमने एक उस पर मिक्सी के ऊपर है कोई चीज घुमा दिया, कोई चीज प्लेट को रिंग कर दो, अच्छा या मतलब तुम जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर उड़ जाएगी। वो चीज ये फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए किसी में, जैसे गेहूं के दाने पड़े तब तो घूमते रहेंगे। एक डिस्क होता नहीं साउंड डिस्क जिसपे बाजा बजता है, मन्ना डे की कोई आवाज में बज रहा है कोई ऐसे साउंड, हाँ उसमें रिकॉर्डेड होते तो वो लगाने पे बचता है। तो जब दिल ही टूट गया, ग्रामोफोन वाला जिसमें सुई रख के तो बजाते थे जी उसको। कर क्या करेंगे, ऐसे बजता था। लेकिन अगर वही तेज घूमने लग जाए तो क्या गेहूं के दाने बाहर नहीं भाग जाएंगे? वास्तव में उनके पास एक इनर्शिया है, दे हैव ए इनर्शिया टू मूव इन ए टेंजेंशियल पाथ, जैसे उसमें देखा। तो जब तक अंदर घूम रहा था वो जो मार्बल था तब तक तुम उसे सेंट्रीपिटल कहते रहे, और जब उसमें छेद बना दिया और वो भाग गया तो कहोगे अरे ये तो बाहर भागा जा रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इट अपरेंट्स लुक्स, तुम बच्चों को गोल वाले झूले में घुमाओ जो झूल पकड़ के नहीं करते, और इतना तेज घुमाओ कि बच्चे छिटक के दूर जाके, तो वो हाँ। सब बच्चे। जैसे तो- पेंडुलम को गोल घुमाते तो पेंडुलम उठ के ऐसे उड़ जाता मतलब एक होता तो वो वाला। है कि लिमिट से करो, बच्चे पकड़ ही नहीं पा रहे, तुमने ऐसा घुमा दिया मिक्सी में लगा के घुमा दिया। तो फिर क्या होगा? और फिर तुम ताली बजाओ, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो ये अपरेंट फोर्स है, क्योंकि वो फ्रिक्शन से ज्यादा उनके ऊपर हो गया, फ्रिक्शन उन्हें रोके हुए था वहां पे। अगर या ऐसी चीज हो कि उसी झूले में तुम खूब सारा तेल डाल दो और बच्चों को खाओ, फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन आल्सो मेक्स अस, जैसे किसी भी आप वो देख रहे थे ना वो हिल एरिया में पानी अगर पड़ी हो और वहां पर अगर कार आएगी तो क्या उसके स्किड होने के ज्यादा चांसेस हैं? रोड पे बर्फ है तो फिर उसका फ्रिक्शन स्किड कम हो होकर जाएगा, नीचे गिर फिर जाएगा क्योंकि नीचे। उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिलना ही नहीं चाहिए। लगेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो भाग गई, तो हम कहेंगे अरे सेंट्रीफ्यूगेट हो गई। सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेट कुछ नहीं हुई है, तुमने उसको नेसेसरी फोर्स नहीं दिया। अगर सन हर सेकंड कितने किलो कम हो रहा है बताओ? हर सेकंड 6000 किलो, 1000 किलो कम हो जाता है। दैट हाँ केजी, उतनी उसकी जो मास है वो एनर्जी में बदल रही है। ये आइंस्टीन ने बताया है, E = mc², आइंस्टीन का तो सूत्र छूटा बताया। भी जा रहा है क्या? सन एक ऐसा समय होगा कि उसके सारे प्लैनेट्स उसको छोड़ के भाग जाएंगे और वो सन एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि वो अपने को ही नहीं संभाल पाएगा। उस चीज को सुपरनोवा कहते हैं। सर उसका वेट कितना है ऐसे अभी उसका? हाँ? केजी कितने केजी? दैट इज 2 × 10⁻30। हाँ तो सर इतना टाइम थोड़ी। जो भी हो, मैं मतलब जैसे कभी एक टूटता हुआ तारा है तो तुम मम्मी से पूछते हो मम्मी ये क्या है, तो कहती मम्मी बोलती बेटा ये सुपरनोवा है, इसकी ऐसा बोलती कि नहीं मम्मी तुम्हारी? नहीं है। ऐसे नहीं बोलती बोलेंगी। होंगी। तो सुपरनोवा का मतलब जब उसकी ग्रेविटी इतनी भी ना रहे कि वो खुद को ही ना संभाल पाए, वो गैस ही तो है, स्टार्टेड हो रही तो है। वो इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने प्लैनेट्स को निगल लेगा। हम बने निगल लेगा सन, एक्सपेंड होगा, सर इसको टाइम लगेगा। और फिर एक्सपेंड होगा तो पीछे वैक्यूम छोड़ जाएगा, और जब वैक्यूम छोड़ेगा तो उसको भरने के लिए वो तेजी से अंदर जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि ब्लैक होल सब जान जाएगा। ये पूरी बातें जानता है। और फिर एक एक ब्लैक होल में एक एक गैलेक्सी समा सकती है, धरती पॉइंट बन के समा जाए। यही बिग बैंग थ्योरी है। पॉइंट से निकले हैं और पॉइंट में ही चले जाए, अणो रणियान मैं तो मही आन। फिर सर बोल रहे हैं मतलब क्या? हम लोग सबसे क्या लेना देना नहीं, हम लोग तो अपना पढ़ाई करें नहीं। सर रिवर्ट हो गया तो मर जाएंगे? हाँ, रिवर्ट हो गया तो वापस मर जाएंगे? रिवर्ट क्या, जो सन एक्सपेंड करेगा सुपरनोवा बनेगा तभी निगल लेगा सबको। सर रिवर्ट अगर हमारा पुनर्जन्म और तो- सर हम उस टाइम पे वो जब मरने वाले कुछ याद रहेगा? रिबर्थ होता रहता है, रिकार्नेशन तो हम लोग का कई बार होता तो है। हमारा एनर्जी पूरे यूनिवर्स में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ब्रह्मा के एक दिन में सर्ग और प्रलय होता है, ब्रह्मा के फिर 100 दिन में महासर्ग और महाप्रलय होता है। कई 4 तरह की प्रलय हैं, वो तुम लोगों को पता है कि नहीं? वो गीता पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तो हम लोग को क्या करना उन सब चीज़ों से? सर मरने की बात। ठीक है, दैट इज मरने के बाद टाइम इनका लगेगा ना किसी हाँ, को। वो सारी चीज़ें उनके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। अगर उतना आपको समझना है तो मेरा हर ट्यूसडे को एक प्रवचन होता है, वो गीता पे ही हो रहा है। सर आपको गीता आती? गीता में 700 तो श्लोक है, आपको बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। 700 सर आपको सारे आते हैं? हर श्लोक पे मैं 1 घंटा बोलता हूँ, सर आपने और ये इंग्लिश में भी बोलता हूँ, कैलिफोर्निया तक सुना जाता है।
लेकिन हमें उससे क्या, हमको तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझना है ना। हाँ गीता पढ़ने थोड़ा ना पास हो जाए। दैट इज ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, देयर चूंकि फोर्स एक्ट कर रहा है एंड एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स Towards the सेंटर, center. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। कितना लिख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसे एसी कहते हैं। बाकी ये योहान की जानकारी के लिए, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, देयर इज एन एक्सीलरेशन। आधे सेंटेंस पूरा करो, बोलो। At every point. At every point. Which always acts टुवर्ड्स द सेंटर। towards the center, always acts, एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई आर है, सही है। विच ज्यादा नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एवरी टाइम। जैसे फोर्स एक्ट्स Every moment. टुवर्ड्स सेंटर है, तो तुम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। फोर्स। और अगर इसे एक्सीलरेशन टुवर्ड्स Acceleration. सेंटर, तो उसे क्या कहोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन Which always acts towards center, it is called, इसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल। अब कुछ चीजें आपके लिए, सर कनेक्शन से आना है। पेन आज नहीं हो पाएंगे, परसों का। चलो, दैट इज पहला, डिफाइन प्लेनर मोशन। मोशन इन स्पेस, So motion in space का क्या है? that is the motion which uses three perpendicular axes, x, y, z axis, सही है। अब प्लेनर मोशन जिसमें दो पर्टिकुलर एक्सिस यूज दो रेफरेंस एक्सिस यूज होते हैं, जैसे x और y axis। रेफरेंस एक्सिस। चलो और बताओ, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन, So uniform circular motion. वो बाद में लिखेंगे। If any object moves in circular path, Circular then path it is में। called circular motion. सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब? कि किसी एक कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, that is centripetal acceleration. एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। Centripetal force. फोर्स व्हिच That एक्ट्स is टुवर्ड्स द सेंटर। centripetal एक्सेलरेशन। acceleration. Second question, define tangent, normal, point of contact, ठीक है, point of कॉन्टैक्ट। contact, secant, सेकंड। cosecant. सेकंड। तीसरी चीज, if an object moves in uniform circular motion, with a speed 200 meter per second in a radius 20 meter, find the time in which it completes one round. सर टाइम कैसे निकालते रहे इसका? Find, देखो पीछे लिखाइए, So v is equals to 2 pi, नहीं, t T. is equals to 2 pi r by 2 b. पाई आर हाँ। पे भी। find the time it will take. तो पहले ये प्लेनर मोशन है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो प्लेनर मोशन है। हाँ प्लेनर में To मोशन। complete one round. दो रेफरेंस देख लेना,
पाई इज इक्वल टू 3.14। 3.14। चलो अब थोड़ी सी